मनोविज्ञान से जुड़े हुए हमारे जो विभिन्न क्षेत्र हैं उन पर चर्चा करने के लिए आपसे उपस्थित हुई हूँ। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने बात करी परामर्श के कौशलों की, कि परामर्श के कौशल कौन कौन से होते हैं और परामर्श की सफलता के लिए कौशल क्यों आवश्यक है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे परामर्श की तकनीक की, कि परामर्श के लिए कौन कौन सी तकनीक आवश्यक है। सबसे पहले जब परामर्श की तकनीक की बात आती है तो सबसे पहले आता है मौन धारण, साइलेंस। आप सबको आश्चर्य होगा कि परामर्श की ये भी तकनीक है कि मौन धारण कर लेना, साइलेंस पे चले जाना। इस विधि में परामर्शदाता मौन धारण करके परामर्श प्रार्थी की बातें सुनता है तथा प्रार्थी अपनी समस्या का वर्णन करता है। प्रार्थी के वर्णन से परामर्शदाता उसकी समस्या को अधिक समझने की चेष्टा करता है। मौन धारण इस बात का संकेत है कि परामर्शदाता व्यक्ति की समस्या को समझ रहा है और उस पर विचार कर रहा है। यानी जो परामर्श दे रहा है, उपबोधक जो है, वो उपबोध्य और सेवार्थी की समस्या को सुनने के लिए, उसकी चिंता को जानने के लिए, उसके उलझन के लिए स्वयं मौन धारण कर लेता है और शांतिपूर्वक जो सेवार्थी है, प्रार्थी है, उपबोध्य है, उसकी समस्या को सुनता है, चिंतन करता है, मनन करता है, समझता है और उस पर विचार करता है। तो सबसे पहले जब हम परामर्श के तकनीक की बात करेंगे तो सबसे पहली तकनीक है वो है मौन धारण कर लेना, स्वीकृति। उसके बाद में आता है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। यानी जब परामर्श प्रार्थी अपनी समस्या का वर्णन करता है तो परामर्शदाता बीच बीच में इस प्रकार के शब्द बोलता जाता है जिससे प्रार्थी ये समझता है कि वो जो कुछ कह रहा है उससे परामर्शदाता सहमत है और उसकी समस्या को ठीक प्रकार से समझ रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी इस पे परामर्श पे उद्बोधन कर रही हूँ और यदि हम कक्ष में या कार्यालय में यदि हम साक्षात रूप से बैठ करके बात कर रहे हैं और आप यदि कुछ कह रहे हैं और मैंने आपको बीच में कहा अच्छा ऐसा हुआ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, ये तो बिल्कुल सही था। जब इस प्रकार के शब्द बीच में आते हैं तब परामर्श जो प्रार्थी है, जो समस्या को लेकर आया है, जो सेवार्थी है, जो उपबोध्य है, वो उसे संतोष होता है। वो ये समझता है कि परामर्शदाता उसकी बातों से सहमत है और वो उसको स्वीकार कर रहा है। यानी वो जो कह रहा है वो स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब वो सही है। ये स्वीकृति की भावना उसमें जो है वो उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है। फिर आता है पुनरावृत्ति, रीस्टेटमेंट। पुनरावृत्ति के द्वारा परामर्शदाता उसी बात को जैसा का तैसा दोहरा देता है जिसे प्रार्थी वर्णित करता है। इस प्रकार स्वीकृति और पुनरावृत्ति से परामर्श प्रार्थी को ये ज्ञात हो जाता है कि परामर्श प्रार्था उसकी बात को ठीक प्रकार से समझ रहा है। पुनरावृत्ति जैसे हम लोग भी आपस में, मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि परामर्श की सफलता के लिए ये कौशल है। मैंने आपसे कहा संबंध है, दृढ़ता है, विचारों का विनिमय है, उसके बाद में सुनना है, उसके बाद प्रश्न पूछना है, फिर अनुक्रिया है और फिर साक्षात्कार है। तो आपने भी कहा अच्छा, संबंध, दृढ़ता, साक्षात्कार, अनुक्रिया, प्रश्न पूछना, सुनना। तो उसमें जो परामर्श प्रार्थी है उसे ये लगता है कि वो उसकी बात को ठीक प्रकार से समझ रहा है। इसलिए जब हम परामर्श की तकनीक की बात करते हैं तो मौन धारण के बाद स्वीकृति और स्वीकृति के बाद पुनरावृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी तकनीक है। फिर आता है स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन।
कभी कभी ये आवश्यक हो जाता है कि परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के वर्णन का स्पष्टीकरण भी करे, परंतु स्पष्टीकरण करते समय प्रार्थी को यह अनुभव नहीं होना चाहिए कि परामर्शदाता उस पर अपने विचारों का प्रभाव डाल रहा है। मान लीजिए कि मैं परामर्शदाता हूं और आप परामर्श प्रार्थी हैं, और आपने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है उससे बहुत ही सरलता हो गई है कि ऑनलाइन एजुकेशन से घर बैठे बैठे, यात्रा करते करते, खेत में, खलिहान में, मकान में, ग्राउंड में, यात्रा में कहीं भी शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। और इस बात को एक परामर्शदाता के रूप में सुनकर के मैंने कहा कि निश्चित रूप से ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो सुविधाजनक है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो कक्षा का विकल्प नहीं हो सकती। ऑनलाइन एजुकेशन हमारे लिए केवल एक विपरीत परिस्थितियों में एक विकल्प के रूप में है। लेकिन ये बात कहते समय परामर्श प्रार्थी को यानी आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं आपकी बात की जगह अपनी बात आपके ऊपर थोप रही हूं। फिर आता है स्पष्टीकरण के बाद में, जब हम परामर्श की तकनीक की बात करते हैं तब आता है मान्यता। जब परामर्श प्रार्थी अपनी समस्या का वर्णन करता है तो ये आवश्यक नहीं है कि उसकी सभी बातों को परामर्शदाता मान्यता दे, स्वीकार करे, समझे, परंतु जिसको वह मान्यता प्रदान करता है वे विचार प्रार्थी को अधिक प्रभावित करते हैं। मान्यता यानी जब परामर्श प्रार्थी अपनी बात कहने लगता है तो बात कहने में, देखिए ऐसा नहीं है कि जो समस्या का वर्णन कर रहा है तो सारी बातें परामर्श प्रार्थी स्वीकार कर ले, लेकिन जिससे वह मान्यता प्रदान कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, वह विचार प्रार्थी को अधिक प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई घटना बताई जा रही है, आपको कोई कहानी सुनाई जा रही है, आपको कोई कविता बताई जा रही है, आपको कोई आर्टिकल, लेख, संस्मरण सुनने को दिया जा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि उस संस्मरण में जो है उसे एज इट इज स्वीकार कर लिया जाए, जैसे का तैसा मान लिया जाए। उसका उद्देश्य, लक्ष्य और सारांश क्या है, उस चीज को जब परामर्श में तकनीक के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाएगी तो प्रार्थी को अधिक प्रभावित होता है। फिर तकनीक में सामान्य मार्गदर्शन, जनरल लीड्स। जब प्रार्थी अपने कथन का एक अंग समाप्त कर चुका होता है, एक अंश समाप्त कर चुका होता है, एक भाग समाप्त कर चुका होता है, तब परामर्शदाता उसका मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन द्वारा परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के विषय में अधिक सूचना प्राप्त कर सकता है। जैसे वह पूछ सकता है कि समस्या के हल के विषय में तुम्हारा क्या विचार है आदि। सामान्य मार्गदर्शन यानी परामर्श प्रार्थी के रूप में आपने अपनी समस्या को बता दिया और मैंने ध्यानपूर्वक सुन लिया, मैंने सूचनाएं, प्रश्न पूछकर सूचनाएं प्राप्त कर ली और उसके बाद में मैंने आपसे पूछा कि आपके अनुसार इस समस्या का हल क्या हो सकता है, आपका क्या विचार है, ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई, ये अनिर्णय की स्थिति क्यों आई, आप दिग्भ्रमित क्यों हो रहे हैं, आप इसे समस्या कैसे समझ रहे हैं, आदि आदि। तो जो सामान्य मार्गदर्शन भी एक तकनीक है। विश्लेषण। प्रार्थी की समस्या को सुनकर परामर्शदाता उसका विश्लेषण करके उसे समस्या के समाधान के लिए परामर्श दे सकता है, परंतु वह समस्या प्रार्थी पर थोपता नहीं है। उसका कार्य केवल समाधान प्रस्तुत करना होता है, शेष वह प्रार्थी पर छोड़ देता है। ये प्रार्थी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह समाधान को जैसे का तैसा स्वीकार कर ले अथवा उसमें संशोधन करके स्वीकार करे। देखिए विश्लेषण, इसे ध्यानपूर्वक आपको समझने की आवश्यकता है। प्रार्थी की समस्या को सुनकर परामर्शदाता उसका विश्लेषण कर उस समस्या का समाधान देता है। मेरे कार्यालय में
मान लीजिए कि एक परामर्श प्रार्थी अपनी समस्या लेकर के आता है कि उसके जो साथ में कार्य करने वाले जो सहकर्मी हैं, या एक विद्यार्थी समस्या लेकर के आता है कि उसके जो सहपाठी हैं वह उसे हे दृष्टि से देखते हैं। ये एक समस्या है। अब हे दृष्टि से क्यों देखते हैं? यदि उस समस्या का विश्लेषण मैंने कर लिया और मैंने देखा कि वो हे दृष्टि से नहीं देखते हैं, आप आत्म कुंठित है और आज के बाद में आपको कभी भी ये नहीं समझना है कि आप किसी भी प्रकार से उनसे कम है। आप उनसे बात करिए, उनके साथ रहिए, आप अपने मन से इस भय को निकाल दीजिए। ये परामर्शदाता ये समाधान दे तो सकता है, लेकिन वो परामर्श प्रार्थी पे थोप नहीं सकता है कि तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। परामर्शदाता का कार्य है समाधान को देना। अब वो परामर्श प्रार्थी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो जैसा का तैसे उस कार्य को स्वीकार कर लेता है या उसमें संशोधन करके उसको स्वीकार करता है। मान लीजिए मैंने कहा कि आपके जो साथी है आपको हे दृष्टि से नहीं देखते, अपितु आप क्या है, आप कुंठित है, आपको उस कुंठा से बाहर निकल के आना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस क्षेत्र से आते हैं, आपकी भाषा क्या है, आपका परिधान कैसा है, आपका भोजन कैसा है, आपका सामाजिक आर्थिक जो स्तर है वो कैसा है। आप केवल अपने आप को उसके मित्र के रूप में देखिए। अब आवश्यक नहीं है कि आप मेरी इस बात को जैसे कि तैसे समझ ले। आप हो सकता है कि इसमें से इसको स्वीकार करें कि नहीं, पहले मैं पूरी कक्षा की वजह से पूरे सहयोगियों की अपेक्षा किसी एक के ऊपर इस जो समस्या का समाधान है उसको लागू करके देखूंगा। फिर आता है विवेचना। आप समझ रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं, कौन सी चर्चा हमारी चल रही है? हमारी चर्चा चल रही है कि परामर्श की तकनीक कौन कौन सी है। और हमने सबसे पहले परामर्श की तकनीक पे बात करी थी। मौन धारण करना एक तकनीक है, स्वीकृति एक तकनीक है, पुनरावृत्ति एक तकनीक है, स्पष्टीकरण एक तकनीक है, मान्यता प्रदान करना एक तकनीक है, सामान्य मार्गदर्शन देना एक तकनीक है, समस्या का विश्लेषण करना भी एक तकनीक है और विवेचना भी एक तकनीक है। विवेचना के माध्यम से परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के कथन का निष्कर्ष निकालता है, क्योंकि प्रार्थी निष्कर्ष निकालने में असमर्थ होता है। परामर्शदाता केवल उस कथन की विवेचना करता है जो प्रार्थी देता है, वह अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं मिलाता, यानी उसमें वो जैसे के तैसे उसे स्वीकार करता है। और विवेचना के बाद में जो हमारी और तकनीक है वो है परित्याग, रिग्रेशन। जब परामर्श प्रार्थी की विचारधारा पूर्णतः दोषपूर्ण होती है तो उसमें परामर्शदाता के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह इन दोषपूर्ण विचारधाराओं का परित्याग करे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपके मन में कुंठा है, आप ये सोचते हैं कि आपको सब हे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अपने आप एक धारणा बना ली, अपने आप सोच लिया है कि सब मुझे हे दृष्टि से देखते हैं। ऐसा है नहीं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपकी विचारधारा दोषपूर्ण होती है, तो परामर्शदाता जो है वो आपकी दोषपूर्ण विचारधारा को छोड़ने के लिए आपसे आग्रह करता है। और इस परित्याग का मुख्य उद्देश्य प्रार्थी की निराश न करके उसकी विचारधारा में परिवर्तन होता है। लेकिन प्रार्थी को यह भी नहीं कहना कि तुम एकदम गलत हो, बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सोच भी कैसे सकते हो, तुम्हारी कोई समस्या ही नहीं है, तुम अपने आप में समस्या हो, ऐसा नहीं करना होता। परामर्श प्रार्थी अपनी मधुर भाषा के साथ संबंध स्थापित करके, विचारों का विनिमय करके, सुन करके, प्रश्न पूछ करके, अनुक्रिया दे करके और क्या करता है, साक्षात्कार करके उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, आपकी धारणा पूर्णतः सत्य नहीं है, तो उसमें परिवर्तन करता है। फिर आता है विश्वास। विश्वास भी एक तकनीक है। विश्वास के माध्यम से परामर्शदाता प्रार्थी के कथनों और विचारों को स्वीकार तो करता है, परंतु साथ ही साथ उसका अनुमोदन भी करता है। परामर्शदाता प्रार्थी के कथनों और विचारों को स्वीकार करता है, लेकिन
उसका अनुमोदन भी करता है। वास्तव में विश्वास स्वीकृति भी सम्मिलित की जाती है। परामर्शदाता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि दिया गया विश्वास वापस नहीं लिया जा सकता। यदि लेने का प्रयास किया भी जाता है तो बड़ी कठिनाई होती है। और फिर आता है आश्वासन से संबंधित प्रविधि। आश्वासन स्वीकृति से अधिक व्यापक है। उपबोधक को निराशा से बचाने के लिए उपबोधक उसे आश्वस्त करता है कि उसकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। ऐसा करने में उपबोधक में उसका विश्वास बढ़ेगा और उपबोधक के से संपर्क स्थापित करने में उसे उत्सुकता रहेगी। जब हम बात कर रहे हैं तकनीक की, तो तकनीक में जब हमने विवेचना की बात कर ली, परित्याग की बात कर ली और विश्वास की बात कर ली, उसके बाद में आता है आश्वासन से संबंधित प्रविधि। यानी परामर्शदाता ने परामर्श प्रार्थी को आश्वस्त कर दिया है कि उसकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा, और ऐसा विश्वास देकर के वो उसे निराशा से आशा की ओर ले आता है। और जब ऐसा हो जाएगा तो परामर्श प्रार्थी बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के उपबोधक से संपर्क स्थापित करेगा और उत्सुक रहेगा उससे मिलने के लिए। परामर्शदाता से उत्सुक रहेगा, उसे मन में उत्सुकता रहेगी कि नहीं यार, आज मुझे अपने काउंसलर से मिलना है, आज मुझे अपने परामर्शदाता से मिलना है, आज मुझे अपने उपबोधक से मिलना है। फिर है हमारा व्याख्यान से संबंधित प्रविधि। शिक्षा जगत में व्याख्यान प्रविधि का प्रचलन अधिक लोकप्रिय है। यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो वैदिक काल से ही व्याख्यान प्रविधि, व्याख्यान विधि का प्रचलन है। शिक्षण विधि के रूप में शिक्षक इसका उपयोग माध्यमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक करते हैं। परामर्श के क्षेत्र में इस प्रविधि का उपयोग कुछ अवसरों पर ही किया जाता है। व्याख्यान प्रविधि का उपयोग प्रायः सामूहिक परिस्थिति में किया जाता है। इसमें परामर्शदाता या वक्ता प्रधान होता है और उपबोध्य निष्क्रिय रूप से श्रवण करते हैं। देखिए, इसे और ध्यान से सुनिए, आप समझने की कोशिश करिए। व्याख्यान से संबंधित प्रविधि, यदि हम शिक्षा की बात करें, यदि हम अन्य संस्थाओं की बात करें, तो वहां पे क्या होता है, जो शिक्षक होता है या जो मैनेजर होता है या जो चेयरमैन होता है या जो मुखिया होता है किसी संस्था का, वो क्या होता है, वो अपनी बात को कहता है। यानी व्याख्यान, यानी वो व्याख्यान देता है, भाषण देता है, उद्बोधन करता है और बाकी सारे लोग सुनते हैं। लेकिन ये किस स्थिति में ज्यादा उपयोगी रहता है, जब सामूहिक रूप से, यानी यदि हम सामूहिक परामर्श दे रहे हैं, सामूहिक रूप से, मान लीजिए कि पूरी कक्ष या आपके कार्यालय में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों की कोई एक सामान्य समस्या है, सामान्य उनके सामने संकट है, अनिर्णय की स्थिति में है और सबको एक जैसा यदि परामर्श देना है, तब व्याख्यान विधि का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें परामर्शदाता वक्ता होता है, प्रधान होता है, और उपबोध्य और परामर्श प्रार्थी जो होते हैं वो चुपचाप सुनते हैं। फिर आता है परिचर्चा प्रविधि। परिचर्चा भी परामर्श की एक महत्वपूर्ण प्रविधि और तकनीक है। परिचर्चा से आशय किसी प्रकरण या समस्या के स्तर पर परस्पर वार्तालाप करना है। परिचर्चा वैसे तो परामर्श से परामर्शदाता और उपबोध्य के मध्य की स्थिति में उपयुक्त मानी जाती है, किंतु इसका उपयोग सामूहिक परामर्श में भी किया जा सकता है। यह प्रविधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि उपबोध्य परामर्श प्रक्रिया में उपबोधक की सहभागिता जितनी अधिक होगी, उतना ही अधिक परामर्शदाता उपबोध्य और उसकी समस्या को समझ सकेगा। यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात करते हैं परिचर्चा। परिचर्चा यानी डिस्कशन टेक्निक, विचार विमर्श, आपस में बातचीत करके। तो परिचर्चा में क्या होता है कि इसमें सामान्य स्तर पर आपस में
पर वार्तालाप होता है। परामर्श प्रार्थी अपनी बात कह रहा है, फिर परामर्शदाता अपनी बात कह रहा है और दोनों के मध्य चर्चा हो रही है। लेकिन ये ज़्यादा उपयोगी सामूहिक रूप से होता है। जब अभी हमने व्याख्यान प्रविधि की बात करी तो व्याख्यान में जैसे मान लीजिए परामर्शदाता व्याख्यान दे रहा है और अपना उद्बोधन दे रहा है, उस समय में वहाँ पे चर्चा हो रही है। किसी ने कहा कि आप ऐसा समझते हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है, और इसमें परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी दोनों की सहभागिता होती है। इससे परामर्शदाता उपबोध्य की समस्या को समझ जाता है। अब हमने आपके साथ में चर्चा करी है। इस व्याख्यान श्रृंखला में मैंने आपको बताया कि परामर्श की तकनीक कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमने बात करी मौन धारण की, यानी मौन धारण एक तकनीक है, स्वीकृति दूसरी तकनीक है, पुनरावृत्ति तीसरी तकनीक है, स्पष्टीकरण चौथी तकनीक है, मान्यता 5वें नंबर पर है, सामान्य मार्गदर्शन छठी, 7वें नंबर पर विश्लेषण तकनीक है, 8वीं विवेचना तकनीक है, 9वें नंबर पर हम परित्याग की बात कर रहे हैं और 10 नंबर पर विश्वास एक तकनीक के रूप में है, 11 नंबर पर आश्वासन से संबंधित तकनीक है और 12 नंबर पर व्याख्यान से संबंधित प्रविधि की हमने बात करी। और फिर अंत में हमने बात करी, जब परामर्श तकनीक की बात करते हैं तो हम परिचर्चा प्रविधि और तकनीक की बात करते हैं। हम यहाँ पर कोई तकनीक से हमारा अभिप्राय यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी से नहीं है, प्रौद्योगिकी से नहीं है। तकनीक, विधि, प्रविधि, उपाय, तरीका, इसमें हम ले रहे हैं। तो इस प्रकार से परिचर्चा को स्पष्ट करते हुए हर्बर्ट गुली ने लिखा है कि परिचर्चा उस समय होती है जब व्यक्तियों का समूह आमने सामने एकत्रित होता है और मौखिक अंतःक्रिया द्वारा सूचनाओं का विनिमय करता है या किसी सामूहिक समस्या पर निर्णय लेता है। अब हम हर्बर्ट गुली की परिभाषा को, जो उन्होंने परिचर्चा पर दी है, अपने शब्दों में एक भावार्थ के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। परिचर्चा उस समय होती है जब व्यक्तियों का समूह आमने सामने एकत्रित होता है, यानी परामर्शदाता परामर्श प्रार्थियों के सामने खड़ा है, परामर्श प्रार्थी अपनी बात को कह रहे हैं और परामर्शदाता उसका समाधान दे रहा है। उस समय में परामर्श प्रार्थी अपनी जिज्ञासाओं को उनके सामने रख रहे हैं। तो इस प्रकार से जब कुछ व्यक्तियों का समूह है आमने सामने एकत्रित हो करके मौखिक अंतःक्रिया, यानी मौखिक रूप से जब विचारों का आदान प्रदान करते हैं, समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा करते हैं, तो ये अंतःक्रिया द्वारा सूचनाओं का विनिमय कहलाता है और किसी सामूहिक समस्या पर निर्णय लेना होता है। ये हमारी बात हुई किसकी? हर्बर्ट गुली ने। अब परिचर्चा पर ही क्लार्क एम स्टार के अनुसार परिचर्चा किसी व्यक्ति के अहम भाव को प्रदर्शित करते हुए वार्तालाप में प्रभुत्व स्थापित करने का स्थान नहीं है और न ही अपने दृष्टिकोण को दूसरों पर लादना है। परिचर्चा अन्य शब्दों में तो व्याख्यान है, न तो व्याख्यान है और न ही वर्णन है। क्या है? देखिए क्लार्क महोदय ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि परिचर्चा किसी व्यक्ति के अहम भाव को प्रदर्शित करते हुए वार्तालाप में प्रभुत्व स्थापित करने का स्थान नहीं है और न ही अपने दृष्टिकोण पर दूसरों को लादना है। परिचर्चा में अन्य शब्दों में न तो व्याख्यान है और न ही वर्णन है। ये तो क्या है? विचार विमर्श। परिचर्चा के सोपान जो कुछ दिए गए हैं वो इस प्रकार है। परिचर्चा के लिए भी पूर्व में तैयारी होनी चाहिए, फिर उसका संचालन होना चाहिए। अब परिचर्चा के सोपान में जब पहले सब हम बात कर रहे हैं पूर्व तैयारी की, परिचर्चा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सूची बना लेनी चाहिए तथा प्रतिभागियों को विषय पहले से ही बता देना चाहिए। मान लीजिए कि मैं परामर्शदाता के रूप में आपसे चर्चा कर रही हूँ, परिचर्चा कर रही हूँ, तो
आप लोगों को अपने समस्याओं की, अपनी कठिनाइयों की एक सूची बना लेनी चाहिए और आपको विषय पता होना चाहिए कि किस विषय पर बात करिए। प्रतिभागी हैं आप, तो आप उस विषय पर मुझसे बात करेंगे, आप प्रश्न करेंगे, मैं उत्तर दूंगी, मैं प्रश्न करूंगी, आप उत्तर देंगे, तो ये परिचर्चा हुई। तो ये पूर्व तैयारी, यानी पहले से विषय का पता होना चाहिए कि किस विषय पर हमें परिचर्चा करनी है। दूसरा होता है संचालन, उस परिचर्चा का संचालन। तो परिचर्चा का संचालन व्यवस्थित रूप से होना चाहिए और संचालन के भी 4 सोपान हैं। वो कौन कौन से हैं? नवाचार यानी ओरिएंटेशन, यानी पहले हम उस परिचर्चा में के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये चर्चा किस विषय में हो रही है। फिर होता है चर्चा, परिचर्चा का विश्लेषण, यानी विश्लेषण करा जाए उस परिचर्चा का। विश्लेषण के उपरांत उस पर व्याख्यान होता है, यानी एक्सप्लेनेशन होता है, और उसके बाद समराइज करना उसको, यानी सारांश लिख के आता है। तो ये संचालन के 4 सोपान है, 4 चरण है: नवाचार, विश्लेषण, व्याख्या और सारांश। और अंत में आता है मूल्यांकन। परिचर्चा की समस्या पर इसका मूल्यांकन होना चाहिए कि परिचर्चा सार्थक रही या नहीं रही। जैसे आज का हमारा ये व्याख्यान था मनोविज्ञान पर, परामर्श के कौशल और परामर्श के तकनीक पर। अब इसमें हमने सबसे पहले हमारा क्या था? हमारा सबसे पहले था कि आपको परिचर्चा की पूर्व तैयारी, यानी पूर्व तैयारी के साथ हम आए कि आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद में हमने ओरिएंटेशन करा, फिर विश्लेषण करा किस तरह होती है, फिर मैंने आपको कौशलों की व्याख्या करी, तकनीक की व्याख्या करी, और अंत में हमने सारांश, यानी किसी भी परामर्श की सफलता के लिए उसकी कौशल और उसकी तकनीक का परामर्शदाता को पता होना चाहिए। और मूल्यांकन, परिचर्चा की समाप्ति पर अब हम मूल्यांकन ये होगा कि आप सभी श्रोतागण जो इस व्याख्यान को सुन रहे हैं, इसमें भागीदारी निभा रहे हैं, वो इस परामर्श के कौशल एवं तकनीकी का जो व्याख्यान है उसको पर को कितना आत्मसात कर पाए हैं, कितना समझ पाए हैं, इससे कितने लाभान्वित हो पाए हैं, ये आपका जो आज के इसके बाद में जो आपकी प्रतिक्रियाएं होंगी, आपकी व्यूअरशिप होगी, उससे पता चलेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।